जेके अब तक देख रहे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कल 3 मार्च 2025 से जम्मू कश्मीर का बजट सेशन जो है वो जम्मू में शुरू होने वाला है और उसके लिए दोनों तरफ से जो इस समय रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो अपोजिशन मेन अपोजिशन है बीजेपी, उनकी तरफ से पूरी तैयारी की गई है। बीजेपी ने बाकायदा कटरा में 2 दिवसीय शिविर भी लगाया जहां पर उन्होंने अपने एमएलएस को लिए एक ट्रेनिंग करवाई और वहां पे उन्होंने कई मुद्दों को उठाने के लिए अपने एमएलएस को तैयार किया। दूसरी तरफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी तैयारी करके बैठी हुई है और वो किस तरह का बजट पेश करेगी जम्मू कश्मीर की, और मेरे को लगता है देश भर की निगाहें इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से जब से सरकार बनी हुई है, जैसा उनके वायदे थे वो वायदे ग्राउंड पे नहीं पहुंचे और लोगों को बहुत उम्मीद है। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी नमस्कार जी, नमस्कार। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये बताएं कि ये जो बजट सेशन शुरू होने वाला है, कल से ये शुरू होगा, तो क्या आप बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट क्या समझते हैं कि कैसा बजट रहेगा? क्या कोई जम्मू कश्मीर के लिए कोई नया पिटारा खुलने की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि जम्मू कश्मीर का पहला जो यूटी का पहला बजट है, वो 7 मार्च को चीफ मिनिस्टर साहब वो पेश करेंगे। जी। बजट सेशन जो है वो कल से शुरू हो रहा है। कल पहला दिन है उसका, जिसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वो न्यू जो एमएलएस हैं उनको एड्रेस करेंगे। और उसके बाद में परसों इसका क्वेश्चन ओवर के साथ जो होगा, मॉर्निंग का एक सेशन होगा, क्वेश्चन ओवर होंगे, जिसमें कोई 26 के लिए 26 जो क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन रखे हुए हैं स्पीकर साहब ने। कल जो स्टार्ट होगा गवर्नर एड्रेस के बाद में, स्पीकर साहब जो है वो एक पैनल के चेयरमैन होते हैं, जो डिफरेंट पैनल्स होते हैं, पैनल्स के चेयरमैन वो अनाउंस करेंगे। जैसे ही गवर्नर साहब का एड्रेस खत्म होगा, तो उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो अपने जो है डिफरेंट कमेटीज जो होंगी, जितनी कमेटीज होंगी असेंबली की, उसके चेयरमैन नियुक्त करेंगे। बाकी जो जब आपने से कहा है कि ये आपने जी, जी, बोलिए। जैसा कहा बजट के ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर आप कहो, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो जनता इतनी देर से वेट कर रही थी पिछले 8-10 साल से, कि जो उन्हें कोई ऐसा कोई रिलीफ मिलेगा। जैसे आपने देखा, कुछ दिन पहले सीएम साहब ने भी कहा था कि जो आप पहले बजट के ऊपर कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखना। ये सीएम साहब के जी। अपने वर्डिंग थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हम्म। उससे ये है कि के लिए, पब्लिक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है इस बजट में, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा होगा जो भी होगा, पर ज्यादा लंबा ऐसा कुछ नहीं है। पर देखते हैं 7 तारीख को सीएम साहब क्या लेके आते हैं। लेकिन उसमें जो यूनियन बजट जो पेश हुआ था, उसमें उन्होंने काफी कटौती की है जे एंड के यूटी के बजट में। और उन्होंने ये कहा था कि आप अपने रिसोर्सेज वहां से पैदा करो। और आपको जैसे मालूम है कि रिसोर्सेज पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर के पास बहुत से कम रिसोर्सेज हैं। अलबत्ता एक आध दो रिसोर्सेज हैं, पहला है शराब का और दूसरा टूरिज्म का। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोई और रिसोर्सेज नहीं। शराब की आपने बात की, ये बड़ा पिछले दिनों से ये अभी चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी हो जानी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये शराबबंदी का जो मुद्दा उठाया गया है, ये कोई इस समय कारगर रहेगा या इसका कोई मतलब था? या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शगुफा माना जाए इसको? नहीं, वो ये मुझे मुझे ये मेरे अगर मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर ये होगी कि ये जो कोई कुछ नहीं है, जस्ट ये जो फ्लेयर अप करने का होता है ना अपोजिशन का, तो उन्होंने ये एक मतलब शगुफा ही समझो कि वो छोड़ दिया है। ये प्राइवेट मेंबर बिल जितने भी होते हैं, जैसे जितने प्राइवेट मेंबर बिल जो इस वक्त मीडिया में जो सर्कुलेट हुए थे, या मीडिया जिसको हाइप कर रहा था, वो प्राइवेट मेंबर बिल तब तक आप मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते जब तक स्पीकर उसको अप्रूव नहीं करता। वो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है प्राइवेट मेंबर को बिल को हाँ करना या ना करना। यहाँ मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे
फार्मर लेजिस्लेटर्स जितने भी हैं, उन्होंने भी एक मूव करवाया था प्राइवेट मेंबर बिल अपने पेंशन्स के लिए, पेंशन एनहांसमेंट के लिए। स्पीकर साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये गवर्नमेंट इसको खुद लाएगी। गवर्नमेंट ने भी रिजेक्ट कर दिया, सरकार इसको खुद लाएगी, इसको प्राइवेट मेंबर बिल लाने की जरूरत नहीं है। वो प्राइवेट मेंबर बिल जो शराब का है वो भी टेकअप नहीं होगा। बीजेपी उसका विरोध करेगी, और इसलिए करेगी क्योंकि बीजेपी के अपने भी लोगों के पास शराब की दुकानें हैं, और वो अपने दुकानों को क्यों बंद करवाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, आपने देखा होगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट्स जो हैं जिन्होंने शराबबंदी की, वहां पे क्या हुआ, एक तो शराब की स्मगलिंग शुरू हो गई नेबरिंग स्टेट में। जैसे बिहार में आप देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़ से वहां से शराब आती है स्मगलिंग होके, और दूसरे स्टेटों में भी ऐसे ही है। सबसे बड़ा नुकसान जो होगा कि जम्मू कश्मीर की बैकबोन जो है वो टूरिज्म है। बिल्कुल। शराब और टूरिज्म, जो बाहर से लोग आते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं, या बाहर से जितने भी लोग आते हैं, अगर उनको ये चीजें वहां पे अगर इस पे पाबंदी लगा दी गई, तो ये जो टूरिज्म है, हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, ये बिल्कुल ही बैठ जाएगी। और जितना ये रोज बताते हैं, पिछले साल इतना टूरिस्ट आया, इतना टूरिस्ट इतना आया, ये हुआ, मतलब आप ये जो रिलीजियस टूरिस्ट है उसको इंक्लूड मत करो बीच में। जैसे वैष्णो देवी का है वो रिलीजियस टूरिस्ट है, अमरनाथ यात्रा का है वो रिलीजियस टूरिस्ट है, उसको बीच में इन्वॉल्व मत करो। जो टूरिस्ट आता है ना घूमने के लिए, 8-10 दिन के लिए, वो जो वहां रहता है वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो उनके पास जब वो आता है आराम के लिए, अपने पूरे एंजॉय करने के लिए, जब उसके एंजॉय के साधन ही आप कर्टेल कर दोगे, वो यहाँ पे क्या लेने आएगा। तो सबसे सही। बड़ा नुकसान जो होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जम्मू कश्मीर को टूरिस्ट पे होगा। इसमें दो चीजों का नुकसान होगा। शराब के ऊपर जितनी भी शराब जो है जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज हैं, आप अगर हम्म। यहाँ पे मैं साफ बोलूंगा, जम्मू कश्मीर का फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाइन जो शराब है, डिस्टिलरी है, वो ये है। वो अगर ये बंद कर दे, इसको बैन कर दे, तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है 2100 करोड़ रुपया जो लॉस हो रहा है, आप वहां से पैदा करो। ये कहां से पैदा करेंगे, क्योंकि टोल प्लाजा तो सेंट्रल लेके जा रही है पैसा। जितने भी टोल बिल्कुल। प्लाजा से है, वो पैसा, जैसे पिछले देखा आपने कि 133-32 करोड़ रुपया जो था रेवेन्यू आया था, जी। उसके बाद में इस साल में रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू जो हुआ, जो सेंटर यहां से लेके गया पैसा 238 करोड़ रुपया सिर्फ टोल प्लाजा में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमाया, जिसमें स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा, वो ना ही सेंटर देगी इनको। वो बिल्कुल। वाला रेवेन्यू तो इनके पास आया नहीं, क्योंकि जो हमारा लखनपुर में टोल था वो तो इन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिया पहले से ही। वो भी एक रेवेन्यू का सोर्सेज था ना, वो भी इन्होंने बहुत खत्म कर जबरदस्त दिया। था। हाँ, बिल्कुल। वो रेवेन्यू का सोर्सेज था हमारा, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया कि जो है J&K का गवर्नमेंट का जो अपना रेवेन्यू है, उससे भी रेवेन्यू का नुकसान हुआ। और ये अगर ये दूसरा इन्होंने जो टोल प्लाजा का वो सेंट्रल ले जाती है। अब इनके पास दो रिसोर्सेज है हमारे पास, एक रिसोर्सेज टूरिस्ट है, दूसरा रिसोर्सेज हमारा डिस्टिलरीज हैं, वाइन शॉप्स हैं, जिसके ऊपर ये जो प्राइवेट मेंबर बिल का बड़ा हल्ला गुल्ला बचा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि स्पीकर साहब इसको अलाउ करेंगे। और जिस प्रकार से आपने कहा कि रिसोर्सेज हमारे ऑलरेडी हैं ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो ये जो लोगों को सपने दिखाए गए, या जो हम एक सीधी बात करें, मैनिफेस्टो था एनसी का कि आप इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे, फिर आप और भी बड़ा कुछ था उसमें, तो लोग तो आज भी खाली हाथ हैं, फिर गवर्नमेंट किस लिए चुनी गई है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो राजकुमार जी, ऐसा है कि ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टोस होते हैं ना, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप इसको बोलोगे, आप इसको कहोगे कि ये मतलब इसको 101% ट्रांसलेट हो जाएगा, 20 पॉइंट है, 20 में से एक दो या तीन इतने ट्रांसलेट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वो इम्प्लीमेंट होंगे, इसके बाद आपके बाद इससे ज्यादा वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे वहां पे।
सुधीर जी, हम स्वागत करते हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ रविंद्र शर्मा जी का, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। रविंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी राजकुमार जी। हमारे साथ आप जुड़े, हम ये डिस्कशन शुरू कर चुके हैं। तो सुधीर जी, मैं इनसे पूछता हूँ शर्मा जी से। शर्मा जी, ये बताएं, कल से जो बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि हम ये बात कर रहे थे पहले अभी कि लोगों को जो उम्मीदें थी, जो पिछले 4 महीने से गवर्नमेंट से उम्मीदें थी, वैसी कोई उम्मीद पूरी अभी तक हुई नहीं है। और जो, क्योंकि सेंटर ने बजट में भी कुछ कर्टेलमेंट की है और जो यहाँ की यूटी की गवर्नमेंट है उसको कहा है कि वो अपने रिसोर्सेज से जो भी देना चाहती है लोगों को दे। आप आप भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, काफी देर से आपने स्टेट गवर्नमेंट्स भी देखी और अब यूटी की गवर्नमेंट देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं इस बजट से लोगों को क्या फायदा होगा? कुछ होगा कि खाली हाथ रहेंगे? देखिए, ये सवाल आपका बहुत माकूल है, क्योंकि एक रूटीन किस्म का बजट होगा जब, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना वादा जो है स्टेट हुड का वो पूरा नहीं किया। लोगों को जी। उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने बार बार ऐलान किया कि पहले चुनाव फिर रियासत। ये बात ऑन जी। रिकॉर्ड है। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ जनसभाओं में कहते रहे, इश्तेहार छुपवा के उन्होंने ये वादा किया। लोगों को उम्मीद थी कि भाई हमने मोदी की सरकार चुने। जम्मू में बीजेपी को मैंडेट मिलने के बावजूद वो स्टेट वापस नहीं दे रहे। हालांकि उनको मैंडेट ये नहीं मिला कि वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत बना सके, शायद उसकी सजा है लोगों को। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आपने लोगों के साथ वादा किया, पार्लियामेंट में किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेरी सून स्टेट शुड बी रिस्टोर्ड। और लोग बड़े अचंभे में हैं कि भाई बीजेपी को जम्मू में लोग दिया, और जम्मू को सबसे ज्यादा घाटा हुआ स्टेट हुड के बाद, 370 टूटने के बाद। जो यहाँ पे है कि आज जमीन, नौकरी, बाहर का बड़ा बड़ा ठेकेदार सारे लोग काम ले रहे हैं, तो जम्मू आज ज्यादा परेशान है। और दूसरे बजट की बात यह है कि बढ़ाने के बजाय, देखिए 10 साल से यहाँ अनसर्टेनिटी है। 2014 के बाद ये सरकार बड़ी नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो स्टेबल सरकार नहीं रही, झगड़े ही रहे, और उसके बाद वो सरकार 3 साल के बाद गिर गई। फिर आपने गवर्नर रूल लगाया, फिर 2019 के बाद आपने झूठी बना दिया। झूठी की कोई वजह नहीं थी, आपने 370 तोड़ना था, वो सियासी एजेंडा था। लेकिन अब भी आप लोगों को क्यों सजा दे रहे हो कि भाई कई डेली वेजेस है, नीड बेस्ड है, आम लोग है, 10-10 साल की उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, वेजेस नहीं बढ़े। और इसी तरह से वो जो लोग उम्मीद करते थे, सरकार के पास तो कुछ तो पावर नहीं है, कुछ पैसा नहीं है। इन्होंने उम्मीद की थी कि अब इलेक्शन के बाद तो सरकार मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी है। किसी ने ये सोचा नहीं था कि चुनाव के 4 महीने 5 महीने के बाद, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बनने के बाद भी आप जो है वो स्टेट को नहीं दोगे, पूरी पावर नहीं देंगे। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये व्यवस्था ही बड़ी खराब है, या तो ड्यूटी हो या स्टेट हो। उन्होंने कहा जिसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता वो मेरी डायरेक्शन पे काम क्यों करेगा, डीसी एसएसपी। तो ये सरकार भी तो उस मामले में परेशान है। अब लोगों ने चूंकि मैंडेट दिया, सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। हम दोष साथ दे सरकार को कि जब उनके पास इख्तियारात हो, पैसा हो, और ये तो खसारे वाली स्टेट है। और उसमें जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें भी बड़ा घाटा हो रहा है, क्योंकि ठेका दे दिया, एक बार पैसा आ गया। लेकिन यह कि जो हमें रिपोर्ट है तो उसमें बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा था। और उसके बाद एक ड्रग का चैलेंज आ गया बहुत बड़ा। आप देखिए नौजवान बच्चे खराब हो रहे हैं, सब चीजें हैं, ये भी सारी चीजें ला डाल की है। और ये कंट्रोल है एलजी का, होम मिनिस्ट्री का, ये भी पूरी सरकार के पास नहीं है। चुनी सरकार है, चुनी हुई सरकार एक लोगों के मैंडेट के साथ ये धोखा है और इंसल्ट है कि आप जब चुनी सरकार ये बनी हुई रियासत को आपने तोड़ा था, इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। और एक इतनी बड़ी रियासत है, यहाँ इतनी परेशानियां, कहीं मिलिटेंसी है, कहीं और परेशानियां हैं, तो उनके लिए सरकार की मदद करनी चाहिए। क्योंकि यूटी हो, स्टेट हो, केंद्र सरकार मदद नहीं करेगा तो ये तो मतलब नहीं हुआ कि आप सरकार को फेल कराना चाहते हैं। तो लोग भी समझते हैं, लोग भी इसीलिए इतनी शिद्दत से नहीं लड़ रहे। यूटी गवर्नमेंट हो या जो भी हो, जिनको मैंडेट दिया उनको ये समझ आ रही है धोखा कर रही है बीजेपी। इसको अल्टीमेटली बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लोग उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं स्टेट दे रहे हो, क्यों नहीं दी। और लोगों की उम्मीदें बड़ी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है 5 साल, 5.5 साल, 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, 5 साल गवर्नर रूल, यूटी रूल, एलजी रूल। अभी भी एलजी साहब फैसले करते हैं, अभी भी सारी चीजें वो केएस अफसर के अलावा ट्रांसफर कोई नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो इस चीज बिल्कुल। का भी तजर्बा लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ हम लेजिस्लेचर में सकारात्मक
रोल निभाएंगे, जनता का रोल निभाएंगे, कोalition का धर्म का पालन करेंगे और कोalition का साथ देंगे, बट डेफिनेटली यहाँ कोalition के पास पावर नहीं है। उसका तो बात हम बीजेपी से पूछेंगे और जनता से हमारे एमएलए पूछेंगे। और यहाँ तक लोगों के मसले मसाइल है कि बिजली का है, कि राशन का है, कई वादे भी हैं, लेकिन वादे पूरे करने में क्या सक्षम है सरकार? जो वादे पूरे करने में सक्षम है करना चाहिए। और हम चाहे कोalition में पार्ट भी हों, फिर भी हम ये कहेंगे। और अभी भी बहुत लेवल पे भ्रष्टाचार है, हर पैमाने पे है, तबाही हो रही है और बेरोजगारी इतने चरम सीमा पे है, पोस्टें खाली हैं, उसके लिए पैसा होना चाहिए। पोस्टें तो हैं, 1 लाख पोस्टें भरी जा सकती हैं, 1 लाख बच्चों को तो राहत मिलेगी 4-6 महीने साल में, लेकिन पोस्ट के लिए तनख्वाह कहाँ से लाएंगे? तो ये समस्याएं सरकार को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। असेंबली एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी प्रोसीडिंग सारे लोग सुनते हैं। जम्मू कश्मीर के आज नौजवान सुनता है, किसान सुनता है, मजदूर सुनता है। भाई 10-10 साल के बाद वो उसी रेट में है। 5 रुपए किलो गोभी बिकती है किसान की आगे मार्केट में, हमने खरीदी तो वो कितने में बेचता होगा? मैं भी एक किसान घर से हूँ, मेरे पास किसान काम करते हैं, उन्होंने लगानी छोड़ दी सब्जी क्योंकि किसान को कुछ मिलता ही नहीं है। अब आप बताओ, जब 5 रुपए किलो अगर वो होलसेल या रिटेल में बिक रही है तो 2 रुपए किलो, तो उसमें वो मेहनत करेगा, पानी लगाएगा कितनी, तो हम किसान के साथ बहुत जाती कर रहे हैं। इसी तरह से बेरोजगार के साथ जाती है। इसी तरह जो लोग टेम्परेरी हैं, मेरे पास कुछ लोग आए जिन्होंने कहा हम 100 रुपया पर दिन का लेते हैं और किराया हमको 150 रुपया लगता है। वो रूरल डेवलपमेंट लगाए हैं। क्यों लगाए आपने? अगर आपके पास नहीं है, 100 रुपये पे कोई आदमी होता है? 100 रुपया पर डे पे 10-10 साल से बच्चे लगे हैं, कोई 4,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, कुछ इंसाफ तो करना है। और इतने सालों बाद सरकार आई, कई लोग रिटायर होने, तो ये बड़ी जाती है, इसमें बीजेपी बच नहीं सकती। और गवर्नमेंट ने इंटेंशन कराई है कि हम करना चाहते हैं, तो केंद्र को मदद करनी चाहिए। स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए था या बिहार को, आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए था। हमारे रोज दौरे बरसते हैं, कहीं मिलिटेंसी होती है और कहीं जो है वो ड्रग माफिया पाकिस्तान से भी चल रहा है। तो ये इन चीजों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंसिटिव होना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव रीजन है और इसलिए ये नहीं लगता सियासत होती है चुनाव तक। चुनाव हो गया, आपने उसी एनसी को बेशुमार गालियां निकाली, देशद्रोही भी कहा और कहा कि कांग्रेस मिल गई इसलिए कांग्रेस गलत लोगों के साथ मिल गई। आज खबरें आती है तो बीजेपी चुप है, मजे लेती है जनाब उसी के साथ सरकार बनाने को। वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो उम्मीद नहीं है, लेकिन ये इसके लिए तैयार है। सबसे मौका पर अपॉर्चुनिस्ट पार्टी अगर कोई है जम्मू में वो बीजेपी। पीडीपी को सारी गालियां निकालने के बाद बाप बेटा प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने बाद गठबंधन हो गया। इसलिए कौन सा चेहरा दिखाते हैं? धर्म का एक ओढ़ा पहन के आप वोट ले रहे हैं, लेकिन उसी एनसी के खिलाफ बड़े ऐड लगाई है जम्मू में। अमित शाह जी का फोटो होता था कि जनाब एनसी आएगी तो ये हो जाएगी और कांग्रेस इनसे मिली है। आज किस किसका चेहरा है? बीजेपी का। इसलिए ये बीजेपी का धोखा है। अभी हम कोalition गवर्नमेंट या नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कोस नहीं सकते क्योंकि वो इंतजार में है। और आपको याद होगा कि भाई यहाँ 5 एमएलए नॉमिनेट करने की पावर गवर्नर के पास रखी, जो आदमी खुद नॉमिनेट है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उसको चुनौती हमने दी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 8 तारीख को चुनाव हो रहा था। 8 तारीख को पिटीशन हमने डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। कोई पता नहीं अगर कहीं जोड़ तोड़ से आसपास कहीं पहुंच गए तो इन्होंने तैयार रखा था कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी कर देंगे, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी कर देंगे। मान लो कि 42 सीटें आ जाती कोलिशन के पास और 2-4 इंडिपेंडेंट होते और ये 43 होते, 5 बना करके 48 बना लेते। तो इस चीज के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप जल्दबाजी नहीं है, हाईकोर्ट जाओ, वो भी पेंडिंग है। 5 लोग नामजद करने की पावर आपने रखी है कि हम माइनॉरिटी को मेजॉरिटी कर देंगे। तो किस कारण आ रहे हैं कि किसी डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप जो है वो मेजॉरिटी किसी के पास हो और आप नामजद करके तो उसको माइनॉरिटी कर दो। लेकिन शर्मा जी अगर हम बात करें तो कांग्रेस की बात करें, ऐसा हो चुका है। आप भी जानते हैं पिछले सालों में जहां फुल मेजॉरिटी में थे वहां भी तख्ते पलट हुए। ऐसा आप कह सकते हैं सुधीर जी, जिस तरीके से शर्मा जी कह रहे हैं, हालांकि ये अभी तक हमें ये पता नहीं है। मध्य प्रदेश और कर्नाटका में मिसाल है कि भाई मेजॉरिटी गवर्नमेंट के एमएलए को खरीदा गया, वहां से भगाया गया, फिर बीजेपी में ज्वाइन कराया गया, फिर उनको टिकट दी गई, वो एमएलए नहीं रहे, फिर चुनाव लड़े और फिर सरकार बनाई। ऐसी में जो सिद्धांतों वाली पार्टी है
हम भी सोचते थे बड़े सिद्धार्थ हैं इनके सिद्धार्थ तो पता लगे देश भर में, अब सिर्फ एक गुंडा और कर दी है। हिमाचल में बहुत कोशिश हुई, ये अच्छा हुआ सुक्खू साहब ने पता नहीं कैसे बचा लिया वहां पे। तो सुनिए बिल्कुल जी, जिस तरीके से शर्मा जी भी कह रहे हैं कि मतलब मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्लैरिटी कहीं नहीं है, तो क्या लगता है कि लोगों को कुछ उम्मीद करनी चाहिए कि बस अभी इंतजार करें कि क्या होगा? और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अभी मुहिम शुरू की है कि स्टेट का जो दर्जा है वो दिया जाए इमीडिएटली, तो मिलने की उम्मीद करें हम? मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कांग्रेस बड़े जोर शोर से वो स्टेटहुड का मुद्दा उठा रही है, लेकिन इनको कांग्रेस को ना ही एनसी से कोई सपोर्ट मिल रहा है, ये मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूँ, ना ही एनसी से कोई मिल रहा है, ना ही लोकल जो हमारे बीजेपी के 28 यहाँ के एमएलए जीते हुए हैं, ना ही ये कुछ बोल रहे हैं इसके ऊपर। तो ऐसा है कि ये जैसे आज की जो स्टेटमेंट है उमर अब्दुल्ला साहब की, उसमें ये आ रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब आज स्टेटहुड के लिए ये बोल रहे हैं कि स्टेटहुड के लिए हमें इस साल के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। मतलब पर क्यों? साल गया, साल और गया। बट पर क्यों? ये सवाल सीएम साहब से है। आपने बोला था कि हम इलेक्शन के बाद, जैसे रविंद्र जी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने में भी इन्होंने हल्फनामा दिया हुआ है कि इलेक्शन के फौरन बाद हम यहाँ पे स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। बीजेपी ने जो होम मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है, लेकिन वो हल्फनामा आपने दिया है तो वो उसको जब आप कह रहे हैं सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, पत्थरबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर स्टेटहुड देने में क्या इतनी हेजिटेशन है? फिर ईयर एंड में आप क्यों लेके चले गए हो? आप जो भी देनी है आप अपना स्टैंड क्लियर करो। पीएम साहब ने श्रीनगर में बोला था कि हम जल्दी देंगे, वो जल्दी का मतलब क्या है आपका? होम मिनिस्टर और साहब ने जब और जो लेने वाले हैं अगर वो साल के लिए इंतजार करने को तैयार है, तो देने वालों को क्या जल्दी है? रविंद्र शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपकी मुहिम देखिए चल रही है स्टेट होल्डर स्टोर करने हम की। बिल्कुल 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 देखिए, जनता के सामने हमारा पक्ष, हमारा चेहरा साफ है। हमने कैबिनेट ज्वाइन नहीं की, अभी भी उन्होंने न्योता दिया, उन्होंने पद खाली रखे हैं, जो भी होगा वो बात हमने कह दिया। सैद्धांतिक तौर पे उन्होंने कहा था, हमने तो कहा था चुनाव से पहले स्टेट होल्ड दो, स्टेट जी, असेंबली की चुनाव ना थी, मगर उनकी जिद थी कि फौरन बाद चुनाव। अब उनको बेनकाब तो हम कर रहे हैं, अब जबरदस्ती छीन के नहीं दे सकते, लेकिन एक जद्दोजहद जो है पूरे सूबे में, रियासत अब जम्मू कश्मीर में बार बार हमारे मुंह से रियासत निकलती है, लेकिन बात यह है कि उसके लिए हम जद्दोजहद तो कर रहे हैं। नेशनल जी, कॉन्फ्रेंस का भी बड़ा वादा था, उनको अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए। अब क्या हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में कहा कि वेरी सून स्टेट शुड बी रिस्टोर्ड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना है। दूसरी बात, आपके बार बार पार्लियामेंट में वादे, ये तो किसी पार्लियामेंट की कदर नहीं करते। इतने अगस्त हो, उसमें जो बात कही जाती है उस पर भी अगर लोगों को शक हो, जुमलाबाजी हो जाए, ये जुमला हो गया। अब हम लड़ रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, जनता में ले जा रहे हैं और इसको और तेज करेंगे। अब ये जद्दोजहद सालों साल भी लगती है, लेकिन हमारा चेहरा और हमारा स्टैंड साफ है कि वी आर फाइटिंग फॉर स्टेटहुड। हमने कैबिनेट में इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि भाई उस वक्त हम ज्वाइन कर लेते, उन्होंने कहना थी आपका पहली गारंटी ये थी, बात कि आप लड़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। तो हमें तो है कि हमारी अपनी पार्टी का जो स्टैंड है, हम इसके लिए फाइट करते रहेंगे, फाइट को और बढ़ाएंगे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, लोग समझ रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। आप लोग भी ये कन्विंस्ड हैं कि भाई बीजेपी धोखा कर रही और कोई वजह नहीं, उनके दावे हैं कि हालात बहुत साजगार है। क्या वजह है कि अप्रोप्रिएट टाइम और कौन सा होगा, वो क्या पैमाना है उसका? जब अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे, वो हार के यहाँ पे प्रॉक्सी से गवर्नमेंट चला रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से। नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी चला रही है, कोalition गवर्नमेंट और नजर आ रहा है, लेकिन हार बिल्कुल, के रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चला रहे हैं। तो इलेक्शन किस लिए था? एक साल के बाद चुनाव कराना था। बिल्कुल, आपने एमएलए भी बना दिए, उनको तो पैसा दिया डेवलपमेंट का काम करो, लेकर यह है कि जो लोगों की काम है वो नहीं होंगे। गवर्नमेंट तो चलती है, वो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आईनी हक है। जीएसटी हमारे से लेते हैं, सारा लेते हैं, जो पैसा परसेंटेज के बराबर आता है वो आता है। लेकिन यूपीए के टाइम जो है, आप देखिए 24,000 करोड़ का बजट वो स्पेशल पैकेज दिया था, आज 240 करोड़ का 2 लाख 40 करोड़ के बराबर होगा। वो 36,000 करोड़ तक पहुंचा।
मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने। कश्मीरी पंडितों के लिए मनमोहन सिंह ने गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने सैटेलाइट टाउनशिप बनाई, उनके लिए ट्रांजिट कॉलोनियां बनाई। वहां मुलाजिम जो है 2000 ज्वाइन कर रहे थे, वो कॉलोनियों में भी रहते थे और लोगों के घरों में भी रहते थे। इनके आने के बाद जो हालात बने वो लोग देखते हैं, भूल नहीं सकते। सेलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग चल रही है, बीच बीच में हो जाती है। तो उसके बावजूद हम कहते हैं अच्छा जी, अगर कुछ पत्थरबाजी में या किसी चीज में सुधार हुआ तो आपने स्टेट छीनी क्यों? जो जब स्टेट गवर्नमेंट थी, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट होते हुए उन्होंने मिलिटेंसी का मुकाबला नहीं किया? मिनिस्टर सिटिंग मिनिस्टर मारेगी, लेकिन उसको उस दाने से वापस लाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और गवर्नर कृष्णा राव सक्सेना सारे ने काम किया और जाकर के चुनाव हुए 96 से लेकर के आज। तो हालात कई बेहतर थे। कश्मीर के मौसम और सियासत में गड़बड़ बीच में हो जाती है, हमारे दौर में भी हुई 2010 में। वो एक टेररिज्म का शेप थी। 2008 की तो एक धार्मिक आंदोलन था, चलो मान लीजिए, उसका डिविडेंड बीजेपी को मिला। 2016 में भी हालात बहुत खराब हुए, इसलिए लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के होते हुए भी मिलिटेंसी को काबू किया गया और हालात जो है इस हद तक पहुंचे कि पुरअमन चुनाव हुए। तो ये 25-30 साल की स्ट्रगल है और आप उसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं और फिर इधर से सरकार स्टेट भी देना चाहते। स्टेट ही इनको क्रेडिट है कि सरकार वहां से चलाना चाहते हैं। आज सैकड़ों कनाल जमीन कठुआ में, उसमें जो है वो लोगों को दी जा रही है खैरात में। वो लोग कल एक फैक्ट्री डालेंगे, बाकी बाद में बिल्डर बनेंगे। क्या होगा? किसानों की जमीन जा रही है, लैंड यूज कन्वर्ट हो रहा है। कोई स्केल होती थी, लिमिट होती थी, बड़ी मुश्किल से कोई कनाल 2 कनाल का लैंड यूज जो है वो आज तो कोई पौधी नहीं। इन्होंने ऐसे कानून बनाए, ये जम्मू की वादियों को लूटना चाहते हैं, पहाड़ों को लूटना चाहते हैं, नदियों को लूटना चाहते हैं, पत्थर को लूटना चाहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना चाहते हैं, इसलिए पावर अपने पास रखना चाहते हैं। और वही लोग जो इनके माध्यम से आते हैं, उन लोगों को जहाँ जमीनें सब कुछ सहूलत मिल रही है, जम्मू के लोगों को तो कोई फायदा नहीं, लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे वो, और बाहर से आ रहे। तो जम्मू के लोगों को सबसे बड़ा घाटा हो रहा है। ये छोड़िए, ये मसले तो है ही है, बिजली के, पानी के। आज इसी सरकार के दौरान वाटर टैक्स लगा और पानी, आज मैं दावे से कहता हूँ कई जल नल जो है 100% पानी नहीं मिलता। मैं गाँव का रहने वाला और मुझे पता है 10-10 दिन के बाद, 4-4 दिन के बाद एक मोटर जल जाती है। मुझे कई बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कई के दिनों के बाद पानी आता है, आप टैक्स क्यों लेते हो? आप स्मार्ट सिटी का पहला असूल है कि 24 आवर रेगुलर वाटर और पावर सप्लाई आप दोगे। आप यहाँ पे कहते हो कि अगर आपको पानी नहीं आता है तो आपको पहले ऑनलाइन पैसे देने हैं, मल्ले वाले से टैंकर आएगा। पहले तो हमारे टाइम टैंकर चलते रहते, यहाँ पानी नहीं पहुंचा उस मल्ले में टैंकर बन जाओ। भाई सरकार की कमी, गलती कि आप यू आर अनएबल टू प्रोवाइड वाटर। शहर में कहा जाएगा आदमी घड़ा उठा के, आज तो गांव में रिसोर्सेज नहीं, आप पानी पहुंचा नहीं सकते टैंकर के लिए, फिर उनको खरीदना पड़े। लोग भी चुप है हमारा ना, और इतने टैक्स बढ़ा दिए। मैं आपको क्या कौन सी बात, जो जमीन 50 लाख रुपया कनाल नहीं बिकती, उसका रेट उन्होंने 60 लाख रुपया कर दिया टैक्स लेने के लिए। जमीनें इतनी महंगी थी, लेकिन सरकार रेट बढ़ाती जाती है हर साल, और इतने मैंने देखा पिछले 10 साल में इतने रेट बढ़ गए कि भाई उससे स्टैंप ड्यूटी, कोर्ट फीस, टैक्स, ये भी एक तरीका है, टोल टैक्स अलग तरीका है। हर चीज पे इन्होंने गरीब आदमी की चमड़ी में देता है। वो कपड़ा लगाता है, कपड़े के ऊपर टैक्स होता है ना, उसके बाद सिलवाई करता है, उसके ऊपर भी उसको आजकल हर चीज में इन्होंने टैक्स लगा दी। कोई चीज मुफ्त ले रहा है आदमी, 10 किस्म के टैक्स दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह से हर आदमी जो है इस वक्त परेशान है। इकानमी ये बताते हैं टैक्स ले लेके, कहते हैं जी हमने सड़क बना दी। भाई गरीब आदमी तो घुटनों के बल हो गया। पनीर पे टैक्स, स्कूल की कॉपी और पेंसिल पे टैक्स, कमाल हो गया। ये रियासत थी जहाँ पे महाराज टाइम से लेकर के फ्री एजुकेशन थी अप टू MSc, और लोग पढ़ ना पाते अगर पिछली सरकारों ने ऐसे बनाए होते। फिर गवर्नमेंट इलेक्टेड आई, हर गवर्नमेंट कह रहा है कि अप टू यूनिवर्सिटी लेवल, सुधीर जी जहाँ बैठे बड़े तजर्बेकार पत्रकार हैं, कि भाई यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री एजुकेशन थी। फ्री और फ्री आज आप कॉपी और पेंसिल पे भी टैक्स लगा रहे हो। गरीब आदमी जो है, किसान को 5 रुपए किलो गोभी बेच के बच्चा कैसे पढ़ाएगा? हम तो घूमते हैं, देखते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान उन्होंने महाकुंभ की तरफ किया। वो धर्म है हमारा। वो जवाहरलाल नेहरू भी जाते थे। 1924 का मेरे पास एक चित्र है, यहाँ पे नेहरू ने तारबंदी की थी अंग्रेजों ने। मदन मोहन मालवीय और नेहरू ने वहां धरना दे दिया और तार से वो छलांग लगा के कुंभ में चले गए।
ये कोई इनकी देन नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। और 2000 पिछले सालों में भी आपका कुंभ हुए, कुंभ महाकुंभ, इसका नाम इन्होंने महाकुंभ दे दिया। वो धार्मिक आस्था है, वहां जाइए, सारी चीजें की व्यवस्था तो करो। वहां जो सही कह रहे साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं उस पर ध्यान जी। करके लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स और इन चीजों से वो हटा देते हैं। वो कहते हैं ना, बहुत मजा, जिसके घर का बंदा मरता है उसको पता लगता है ना, पड़ोसी को थोड़ा दुख होता है, 2 दिन के लिए सही जाएगा। ये लोग अभी भी सही कह वहां रहे हैं। घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही, और इन्होंने आंकड़े नहीं बताए, पहली बार हुआ। तो इस देश में हो क्या रहा है? देश में शंकराचार्य जी कहें कि हम उपवास नहीं कर सके कि हम इस कुंभ में हैं, और आप कह रहे हो कि हमने बहुत व्यवस्था की थी। आप सिर्फ आंकड़े बताना चाहते थे कि हमारे दौर में लोगों की आस्था है। वो तो अपनी जगह धर्म की आस्था मेरी पूरी है, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करूं, मेरे फर्क गर्व है। लेकिन जिसको मुसलमान है तो उसको अपने धर्म पे गर्व होगा। तो हम अपने धर्म की पूजा करने जा रहे हैं, रास्ते में पत्थर थोड़ा फेंकते जाएंगे गुरुद्वारे पे, मस्जिद पे। तो ये ऐसा देश बन रहा है कि भाई, सही। हमने संसद के बाहर लिखा था, मैं आखिरी बात कहूंगा, लंबा हो गया, वासुदेव कुटुंबकम, जी जब, बिल्कुल है ना, उसका मतलब था, बिल्कुल। ये हमारे धर्म में भगवान कृष्ण ने कहा है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जिस देश से ये खुशबू निकलती थी कि एक दुनिया में ऐसा देश भी है जो सारी कायनात को एक परिवार समझता है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, और यहाँ अवल अल्लाह नूर पायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर सब झुके, कौन भले कौन मंदे। इस देश में यहाँ इस किस्म का प्रचार उपचार हो रहा हो, आज हम क्या बेच रहे, दुनिया क्या देख रही, और आप बेड़ियां डाल करके अपने लोगों को आप बैठे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति के पास, और आपके हिंदुस्तानियों को चैन और बेड़ी और वो लगा करके फौजी जहाजों में भेजे ट्रंप। इतनी बात थी, इंदिरा गांधी की हिम्मत थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के आए, कहा हम अमेरिका को अपना बास नहीं मानते, वो हमारा दोस्त हो सकता है, वी ट्रीट इज एज ए फ्रेंड, और हम जानते हैं कि हम कैसे। ये थी हिम्मत। आज आप उनके मुकाबला करते हो नेहरू, इंदिरा गांधी। नेहरू जब अमेरिका गया तो पहली बार जिसमें सुई नहीं बनती थी, उस देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए जब वहां का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे आया। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जाए और एक ऑफिशियल उनको रिसीव करके अंदर ले जाए। छोटे छोटे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जाते हैं और ट्रंप साहब उनको रिसीव करते हैं। बहुत कुछ देख देश ये एक का, सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री हम सबका। बहुत सी बातें हैं करने वाली। तो हम अगर इसको कंक्लूड करें, दो सेंटर पावर हैं इस समय जेएंडके में, कोई शक नहीं है। एक एलजी साहब चला रहे हैं, एक हमारे सीएम साहब चला रहे हैं। तो पलड़ा किसका भारी है सुधीर जी? क्या लग रहा है अब वाइंड अप करते हुए, आप क्या कहना चाहते हैं, किसका पलड़ा भारी है? नहीं, वो पलड़ा तो जैसे यूटी है, यूटी में एब्सोल्यूट पावर है। वो जैसे हाँ आपने जी। बोला कि वाइसराय होता है ना, होता था ना अंग्रेजों के जमाने में, ऐसे ही इनके पास पावर है। वो जम्मू कश्मीर का अभी भी वाइसराय है। जब तक यूटी है तब तक वो वाइसराय रहेगा, बन के ही रहेंगे। सीएम साहब के पास कोई पावर नहीं है। जैसे बड़े सीनियर हमारे जो हैं कांग्रेस के नेता, और ये हमारे बड़े सीनियर पत्रकार भी रहे हैं अपने टाइम में, तो जैसे इन्होंने कहा कि सीएम साहब जो हमारे हैं, उनका उनको जो देखना चाहिए था, उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी जो रिसेंटली, ज्यादा हम पीछे नहीं जाते, कल परसों इन्होंने 41 केएस ऑफिसरों की ट्रांसफर की, उसमें सीएम साहब का कोई रोल नहीं है। हालांकि ये जो एक मार्केट में जो हमारे यहाँ पे सर्कल में चलता है कि ये जो ट्रांसफरें हुई हुई हैं, ये 41 केएस ऑफिसरों की, ये सीएम साहब के वहां से, सीएम ऑफिस से रिकमेंड होके गवर्नर साहब को पास गई हुई हैं। कुछ नहीं है। जो जीएडी से प्रपोजल बना था, चीफ सेक्रेटरी के पास गया, उसके बाद में एलजी के पास गया। सीएम साहब को इसकी कोई नॉलेज नहीं है। आप बोल रहे हैं 2 पावर सेंटर, मैं बोलता हूँ 3 पावर सेंटर। एक पावर सेंटर जो बड़ा पावर सेंटर है, वो होम मिनिस्ट्री दिल्ली से चला रहा है, वो रिमोट से चला रहा है, जिसमें बार बार आपने देखा, कल परसों बार बार चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली जा रहे हैं, बार बार चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली जा रहे हैं। तो वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो मेच्योर वहां से नहीं हो पा रही है। रिसेंटली अभी एलजी साहब ने ये भी कहा था कि हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, सीएम ऑफिस के साथ या चीफ मिनिस्टर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो ये जो जो हमारे
चुने हुए एमएलए हैं, ये क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं स्पीकर को कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट है हमारी बात नहीं सुन रहे। सीएम साहब भी खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है वो हमारी बात नहीं सुनती, सरकार की बात नहीं सुनती। ये वही बात होगी ना, 2 पावर सेंटर हैं और यहाँ पे आज मैं किसी वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं लूँगा, तो हमारे डिप्टी सीएम साहब ने उसको एक लिस्ट दी 5-7 आदमियों की ट्रांसफर करने के लिए, तो उसने उस ब्यूरोक्रेट ने कैटेगरिकली इनकार कर दिया, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये आप एलजी ऑफिस के थ्रू मुझे भिजवाओ। मतलब कि डिप्टी सीएम एक एलजी का क्लर्क है। आप इसको समझो कि डिप्टी सीएम एलजी का एक क्लर्क हुआ, वो वहां से प्रपोजल भेजेगा एलजी को, एलजी को लेकिन पसंद ये आएगा, ठीक है। लेकिन ये उसको प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं, ये तो चुपचाप चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कुर्सी का थोड़ा आनंद लेना चाहते हैं, काफी देर हो गई ना, कुर्सी मिली नहीं इनके थी। पास पावर इनके पास पावर ही नहीं है। ये कहने की बात है कि ये वैसे बीजेपी वाले बोलते हैं या कुछ और लोग बोलते हैं पावर है, इनके पास कोई पावर नहीं है। आप इनको, जैसे रविंदर जी ने बोला, आप इनको टेस्ट करके देखो, जनता जो जनता पे बोल रहे हैं ना लोग, इनको 2 नाम दे के बोलो कि इनको ट्रांसफर करके बता दो, ये नहीं कर सकते हैं। ये क्लर्क की ट्रांसफर करने के बाद की पावर इनके पास नहीं है बेचारों के पास। ये लोगों का क्या काम करेंगे? जब तक स्टेट नहीं मिलेगी तब तक ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इनको काम नहीं करने देगी, दिल्ली की तरह इनको बना के रखेगी। जैसे दिल्ली में केजरीवाल का हाल किया वैसे ही यहाँ पे ये इन लोगों का हाल करेगी। रविंदर जी, लास्ट में आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? क्या, हालांकि आपकी जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है वो कम है, क्या कहना चाहते हैं? क्या कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है आने वाले समय में, या जो आप स्टेटहुड के लिए जो लड़ रहे हैं वो मुद्दा थोड़ा तेज होगा या धीमी गति से चलेगा? नहीं, तेज होगा। देखो सुधीर जी ने सब कहा, देखो कांग्रेस की स्ट्रेंथ 6 एमएलए होंगे वो कोई बात नहीं, लेकिन यह हजारों की तादाद में हमने वोट लिए हैं, 30-30, 40-40, 20-20 हजार वोट तो लिए हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। अवामी ताकत तो है हमारी, और हम लोगों को वार्म अप कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये खुद दिन प्रतिदिन एक्सपोज हो रहे हैं। अगर सीएम साहब ने आज कहा है ये बात तो उनको कहा होगा, इसका मतलब इस साल में नहीं देना चाहते। दुश्मनी किसके साथ निकाल रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जो सरकार चुनी गई, जो एमएलए या मंत्री या मुख्यमंत्री बन गए, वो बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनका तो लोग दोष नहीं है, और लोग उनको क्या परेशानी है? काम लोगों के नहीं होगी, लेकिन परेशानी लोगों को है ना। ये मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को ज्यादा परेशानी होगी ना बाकियों को होगी कि ठीक है सरकार में पावर नहीं है, लोगों के सामने वो सच्चे हो जाएंगे। लेकिन दुश्मनी बीजेपी निकाल रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासकर जम्मू के साथ, जहां उन्होंने मैंडेट दिया और सारी सीटें उन्होंने ली। उनके बावजूद आप जम्मू की तबाही जो है वो निश्चित है। क्राइम इतना बढ़ गया, आप जम्मू में देख रहे हो, ये कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? और 10 साल पहले आप रोहिंग्या के खिलाफ वोट लेने के शोर उठाते थे, 11 साल से आप सेंटर में बैठे हो। हमने तो कहा कि ले जाओ भाई रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर, अगर सेंसिटिव है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो उनको कहीं बसाना चाहते हो तो बसाओ, इनको शिफ्ट करो, हमने तो नहीं रोका। तो फिर उससे बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह रोज बयान देते हैं, या तो लोगों को भड़काओ मत, डराओ मत, दे आर सिक्योरिटी थ्रेट। देश का केंद्रीय मंत्री ये कहता है, उसके बाद कार्रवाई कोई नहीं होती। आप उनको इस सियासत से बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते। आप लोगों को बेवकूफ समझते हो, लोग समझेंगे, लोगों को भड़काते हो। अब जो बात जिस स्टेज पे हम हैं कि हम अवामी एक मूवमेंट बनाएंगे, और मैं समझता हूँ लोग इस चीज को समझेंगे, ये धोखा हो रहा है और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दूसरे हैं, वो सच्चे हो जाएंगे जनाब हमारे पास पावर नहीं, जैसे सुधीर जी बता रहे हैं। ये इट इज इंसल्ट टू द मैंडेट ऑफ पीपल। एक आदमी जो इलेक्टेड है, चुना हुआ है, फिर उसको मंत्री जो पद है वो अगर इतना काम नहीं कर सकता तो मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि जनता के साथ धोखा है और वो तो सच्चे हो जाएंगे। बीजेपी वाले क्या जवाब देंगे, क्यों नहीं हमने स्टेट दी? और गलत बातें करते हैं, कई किस्म के शोषित बोलते हैं, जम्मू सूबा अलग स्टेट हो जाएगा, फलाना यूटी हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा। लोगों को एक डाइवर्सिटी टैक्टिक्स से एंगेज रखते हैं कि ये होने वाला, वो होने वाला, इससे बड़ा भला होगा। जम्मू वालों को तो कहा था 370 टूटने के बाद वोट बड़ा हो जाएगा, तो आज हमें बताया जाए ना उसका भला क्या। जम्मू में सर्वे करिए आप, लोगों से पूछिए कि क्या भला हुआ, क्या फायदा हुआ। महाराजा के टाइम रोक लगी थी, उस रोक का फायदा जम्मू वालों को सबसे ज्यादा था।
कश्मीर तो कोई जाएगा नहीं हालात के मुताबिक। तो जमीनें हमारी जाएंगी, नौकरियां हमारी जाएंगी, ट्रेड हमारा जाएगा, तमाम रेडी फड़ी और जितने आप देख रहे हो जो लड़के जम्मू के रामनगर के गोलगप्पे लगाते थे, बिलावर भट्टू से आते थे, आज वो सारा कुछ आप निकली, वो सारा टेक ओवर कर लिया। हमें उनके साथ दुश्मनी, लेकिन यहाँ के कहाँ जाएंगे? जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश वहां से आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो कहाँ जाएंगे? कल जमीन खरीदने के काबिल मकान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये जमीनें सुख रही हैं, बेच रहे हैं, दे रहे हैं। इसलिए इन चीजों से बेहतर था हमारा जम्मू कश्मीर पुरअमन था। और आज चलते चलते चैन खरीद कहते हैं कैसे, आप देख रहे हो, क्योंकि ड्रग माफिया इस तरह नहीं चल सकता, मिली भगत है और वो बड़ी सीरियस बात है। लैंड ग्रैबिंग हो रही है, क्रिमिनलाइजेशन हो रही है जम्मू की, जम्मू का कल्चर, जम्मू की लैंग्वेज, जम्मू का लिबास आने वाले वक्त में पहचाना नहीं जाएगा। हमें किसी से नफरत नहीं, लेकिन यह है कि आपने वही प्रावधान हिमाचल को क्यों दिया है, फिर नॉर्थ ईस्ट को क्यों दिया है? टूरिस्ट स्टेट है तो वहां बाहर के लोग टेक ओवर कर लेंगे, छोटे छोटे लोग हमारे, कौन से वो इतने बड़े रेस्टोरेंट खोलेंगे तो हमारे ढाबे बंद हो जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो रोजगार की बात है, कल्चर की बात है, भाषा की बात है, पहचान की बात है, डोगरा रियासत की बात थी। तो सब लोगों को उठना पड़ेगा और इस पे एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। इसमें पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके हमको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा अगली नस्लों के। और हम उम्मीद करते हैं कि आप देखते हैं कल बजट जब पेश होता है, जब शुरू होता है सेशन, तो किस तरीके से मुद्दे उठते हैं, कहां तक हम पहुंच पाते हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जेके अब तक आपके लिए लेके आ रहा है न्यूज़, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ की खबरें। अगर आप भी जेके अब तक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9682593551 और अपना बायोडाटा आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है rkddj136@yahoo.co.in।